नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पाजी के जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का पीओक्यू का सेशन चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका 7वां वीडियो है। इससे पहले आपका 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है हम एक साथ टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके के प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी। ठीक है, प्रश्न जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट होने वाला है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है कि त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूरपुरम उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका उत्सव होगा। ठीक है, इसके अलावा ये त्रिशूर में वड कुनथन यानी कि शिव मंदिर में हर साल पूरम के दिन एक अवकार है। चंद्रमा के दौरान दिन में मैडम के मलयालम कैलेंडर महीने में पूरम तारे के साथ ये उगता है। इसके अलावा कार्निवल की शुरुआत 1798 में कोचिन सक थन थाम पुराण के महाराजा राम वर्मा ने किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। त्रिशूरपुरम आपका केरल का एक उत्सव है, जो कि वार्षिक उत्सव है, साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर में मनाया जाता है, तो वड कुनथन मंदिर में, जो कि शिव भगवान को समर्पित आपका ये मंदिर है। ठीक है, वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले हम लोग बात करने वाले हैं चाक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए स्टडी गाइड है। इस बुक में दोस्तों आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो इस बुक में आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। साथ में आपको 5 साल के सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे, वो भी आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें इस बुक में क्या क्या है। तो इस बुक में आपको जो सिलेबस है जीडी का उसको 100% कवर किया गया है। ठीक है, इस बुक में तो आपको पहले बता चुके हैं कि 5 आपको सॉल्व पेपर रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी पोर्शन रहेंगे, जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपके पोर्शन भी रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। साथ में समान जानकारी, सामान्य ज्ञान और समान जानकारी के भी आपके टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गणित के लिए आपका एलिमेंट्री अरिथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश का आपका पोर्शन रहेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी का आपका पोर्शन, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार का पुस्तक रहेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपको वहाँ पर क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर उत्तर देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर भी मिलेगा व्याख्या सहित, जो कि आपके डिटेल एनालिसिस के साथ रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप ये एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी इस बुक को आप परचेस कैसे कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डायरेक्ट इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि विटामिन सी एक डैश है। ठीक है, तो विटामिन सी एक डैश है, आपके ऑप्शन में एंटीवायरस, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीजन और एंटीबायोटिक दिया गया था। तो विटामिन सी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका एंटीऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, विटामिन जो सी है आपका विटामिन ई की तरह ही क्या है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है। यह फ्री रेडिकल से कोशिकाओं से नुकसान होने से बचाता है। फ्री रेडिकल कोशिकाओं का समान गतिविधि से बनने वाले बाय प्रोडक्ट है, ये कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके एग्जाम में विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में पूछा जाता है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों आपको बता दें कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग आपका होता है। ठीक है, तो विटामिन सी से होने वाले रोग है आपका स्कर्वी, इसको याद रखिएगा। अगला है कि दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था। तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन की बात करेंगे तो सर्वप्रथम आपका 1984 में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 1984 हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन आपका 1984 में हुआ था, लेकिन इसका जो आयोजन करवाता है आपका दक्षिण एशियाई खेल परिषद, इसका गठन आपका एक साल पहले 1983 में ही हो गया था। ठीक है, लेकिन खेल का आयोजन आपका 1984 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशियाई खेल जिसका संचालन ASEAN द्वारा किया जाता है, यह आपका 1994 में काठमांडू नेपाल द्वारा आयोजित पहला दक्षिण एशिया खेल था। दक्षिण एशियाई खेल हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका परिषद पूछेगा तो आपका 1983 होगा, लेकिन आपका खेल पूछा गया था तो 1983 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में अगस्त 2022 में आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आपका नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे IMF का। ठीक है, तो IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और 190 देशों द्वारा वित्त पोषित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC है। इसके अलावा IMF की वर्तमान प्रबंधक जो निदेशक हैं यानी कि MD हैं वो कौन है,
या अध्यक्ष कौन है, तो बल्गेरियाई अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2019 से इस पद पर है। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है, गीता गोपीनाथ जो पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी, को प्रथम उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आपका 21 दिसंबर 2022 से आपका प्रभावी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाएं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती हैं। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश ग्रुप में जाना जाता है। ठीक है, डैश ग्रुप में जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आपसे पश्चिम बंगाल में तूफानों का नाम पूछा गया था, तो पश्चिम बंगाल में से काल वैसाखी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर आपका काल वैसाखी होगा। भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसल की वृद्धि में सहायता करता है। भारत में गर्म मौसम के लिए कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है, जैसा कि एक आपका आम्रवर्षा, ठीक है, जिसे आम्रवर्षा के नाम से जानते हैं। ये गर्मी के अंत में होता है, पूर्व मानसून वर्षण होती है, जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक आम घटना है। इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आम्रवर्षा कहाँ होता है, तो केरल और कर्नाटक दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, या तो केरल और कर्नाटक दोनों आपके ऑप्शन में भी मिल सकता है। स्थानीय रूप से उन्हें आम्रवर्षण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो आम पकाने में सहायक होते हैं। अगला है मंजरी वर्षण। मंजरी वर्षण की बात करेंगे तो इस वर्षण के साथ केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी के फूल पुष्पित होते हैं, तो ये भी आपका केरल में ही आता है। इसके अलावा काल वैसाखी की बात करेंगे तो काल वैसाखी आपका बंगाल और असम के शाम के गर्जन तूफान है। लू की बात करेंगे तो लू आपका उत्तर भारत में पड़ता है, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी जगहों पर आपका लू चलता है। गर्मियों के दिनों में बहुत ही गर्म शुष्क दमनकारी हवाएं चलती है। नेक्स्ट आपका है कि शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो शतरंज का जो वर्गाकार जो खान होता है उसका जो 36 पंक्ति होता है उसे हम लोग रैंक के नाम जानते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका रैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज का बोर्ड आप लोग को मालूम होगा 2 आयामी होता है, ठीक है, तो इसमें आपका वर्ग की प्रत्येक 36 पंक्ति को हम लोग रैंक कहते हैं। वर्ग के प्रत्येक जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है उसे हम लोग फाइल कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक ही रंग के वर्गों की प्रत्येक तिरछी रेखाएं को हम लोग क्या कहते हैं, तो विकर्ण करते हैं। इसके अलावा आपका एक मानक शतरंज बोर्ड में कितना वर्ग होता है, 64 होता है। जब इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 × 8 आपका 64 ये इसका वर्ग होता है। इसके अलावा एक शतरंज बोर्ड के एक प्रकार का खेल बोर्ड है, जिसका उपयोग हम लोग शतरंज के खेल के लिए किया जाता है, जिस पर शतरंज पीढ़े या टुकड़े रखे जाते हैं, ठीक है। अगला है कि राजेश्वर शौकिया बार बयान डैश नेट से संबंधित है, तो राजेश्वर नहीं है, राजेश्वर है। शौकिया की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका सतरिया से है, तो राइट आंसर आपका सतरिया हो जाएगा। सतरिया की बात करेंगे तो सतरिया आपका 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्य परंपरा में से एक है, तो 8 मुख्य शास्त्रीय जो नृत्य थे इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे जैसे आगे प्रश्न मिलेंगे उससे हम लोग भी चर्चा करते जाएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए सतरिया जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य थे, ईस्वी 2000 में इसे आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इस नृत्य के जो संस्थापक हैं वह आपके श्रीमंत शंकर देव है, जो कि आपके माने जाते हैं। इसके अलावा सतरिया नृत्य से और कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसा कि आपका इंदिरा पीपी बोरा हो गए, उनका भी संबंध आपका सतरिया से है। मानीराम दत्ता मुख्तार हो गए, उनका भी संबंध आपका सतरिया से है। इसके अलावा रोशेश्वर शौकिया बरबयान हो गए, इनका संबंध भी आपका सतरिया से है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम भी आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका केरल का है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, मतलब केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, एक आपका मोहिनीअट्टम हो गया, दूसरा आपका कथकली हो गया। तो मोहिनीअट्टम से आपका टी चुन्नामी अम्मा है, कलामंडलम सुगंधी है, सुनंदा नायर हैं, माधुरी अम्मा है, जयप्रभा मेनन है। इसके अलावा उड़ीसा से बात करेंगे तो ओडिसी जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका गुरु पंकज चरण दास हो गए, गुरु केलू चरण महापात्र हो गए, इन सभी का संबंध आपका उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी से बात करते हैं तो आपका राजा रेड्डी हो गए, सोनल मान सिंह हो गए, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गए, भावना रेड्डी हो गए। याद रखिएगा जितने भी लास्ट में अगर आपसे रेड्डी पूछा जाएगा तो उनका जो ज़्यादातर जो संबंध होगा आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से होगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है, तो भारत में बात करेंगे तो ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा जो कि आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। इसके अलावा ऊर्जा जो कि आपका 2 प्रमुख स्रोतों को इस प्रकार
जो ऊर्जा होता है उसको आपका दो प्रमुख स्रोतों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक आपका पारंपरिक स्रोत, दूसरा आपका गैर पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे तो कन्वेंशनल सोर्स, और गैर पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्स को भी यानी कि पारंपरिक स्रोत को भी हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपका कमर्शियल, दूसरा आपका नॉन कमर्शियल। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स में आपका कौन कौन सा आता है, तो आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सभी का संबंध आपका कन्वेंशनल सोर्स है। कन्वेंशनल सोर्स भी किस में, तो कमर्शियल से। इसके अलावा नॉन कमर्शियल में आपका फायरवुड हो गया, स्ट्रो हो गया, ड्राइड डंग हो गया, इन सभी का संबंध आपका कन्वेंशनल सोर्स है और आपका नॉन कमर्शियल है। इसके अलावा आपका गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स से कौन कौन आता है, तो आपका बायो एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट हो गया। ये सभी जो आपके स्रोत हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका बेंगलुरु को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मुख्य केंद्र आपका बेंगलोर है। इस उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र हैं आपका मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है, लखनऊ है और आपका कोयम्बटूर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों की परिषद को हम लोग राज्यसभा के रूप में जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राज्यसभा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, राज्यसभा होगा। ठीक है, संघ का जो विधानमंडल होता है, संघ का जो विधानमंडल होता है, जैसे कि आपके अलग अलग राज्यों में आपका अलग अलग राज्यों का विधानमंडल होगा, उसी प्रकार जो संघ होता है, केंद्र होता है, उसका भी एक विधानमंडल है जिसे कि हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। संसद की बात करेंगे तो संसद का प्रमुख 3 अंग होता है, दो सदन होता है, एक आपका राज्यसभा, दूसरा आपका लोकसभा, एक आपका राष्ट्रपति होता है। जब ये तीनों मिलेंगे तभी आपका संसद का निर्माण होगा। इसके अलावा 2 सदनों में राज्यों की परिषद को हम लोग राज्यसभा कहते हैं और लोकसभा हम लोगों की परिषद होता है, उसमें हम लोग लोकसभा उसे कहते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं हम लोग तो राज्यसभा में आपका टोटल 250 अधिकतम सदस्य आपका 250 हो सकता है, जिसमें से 12 सदस्य आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये जो मनोनीत किए जाते हैं इसका जो प्रावधान है फ्रेंड्स, ये आपका लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ये जो मनोनीत किए जाते हैं कौन कौन से क्षेत्र में, तो साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच का आपका नामांकन होता है, उसे मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा का चुनाव जो होता है आपका अप्रत्यक्ष होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निवासी सदस्यों के द्वारा इसका वोट होता है, इसको भी याद रखिएगा। लोकसभा की बात करते हैं तो संविधान के द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम संख्या आपका 552 हो सकता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य पहले होते थे, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। कब से? जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को 104 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा का जो चुनाव होता है आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा के चुनाव में वोट आप लोग ही डालते हैं जो लोग 18 साल से प्लस उम्र के होते हैं। नेक्स्ट आपका है गिरदा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो गिरदा जो आपका लोक नृत्य है पहली बात तो किस राज्य में किया जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश में किया जाता है। वही आपसे पूछा गया था किसके दौरान, पतझड़ के दौरान, ग्रीष्म के दौरान या वसंत के दौरान या सर्दी के दौरान, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर्दी के दौरान किया जाता है आपका गिरदा लोक नृत्य। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जब सर्दियों के मौसम की रबी की फसल पक कर तैयार हो जाती है तो ग्रामीण गिरदा नृत्य करके अपनी मजदूरी और मेहनत का जश्न मनाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा फुगरी जो लोक नृत्य है, फुगरी वो भी दोस्तों आपका एक लोक नृत्य है जो कि आपका गोवा में किया जाता है। रौफ की बात करेंगे तो रौफ जो लोक नृत्य है वो फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला है क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उनकी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तु या सेवाएं का मूल्य डैश है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है कि सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका में जो उपस्थित आपका जो अम्ल होता है उसको हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका एसिटिक अम्ल, इसका राइट आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। इसके अलावा एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा सिरका तो बैक्टीरिया परिवार से बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल यानी कि अनाज शराब के किण्वन से बनाया गया है। इसके अलावा इसमें आपका एसिटिक अम्ल जल और अन्य रसायन की बृहत मात्रा होती है जिसमें फ्लेवरिंग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिट सिरका गन्ने से बनी एक मजबूत किस्म 5% से 21% एसिटिक अम्ल और दोगुनी किण्वित होता है। इसके अलावा पहला किण्वन चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है जबकि दूसरा किण्वन एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला है कि भारत में कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स आबादी में डैश के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो 14 वर्ष के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। कार्यबल जो होता है संबंधित जनसंख्या आपका 15 से 59 वर्ष तक के लोग ही शामिल हो सकते हैं। तो 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। कार्यबल जनसंख्या कुल आबादी में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या की हिस्सेदारी को इंगित करता है। इसके अलावा कामकाजी संबंधी उम्र जनसंख्या एक विशेष क्षेत्र में कुल आबादी है जिसे पूर्व निर्धारित आयु सीमा में लोगों की संख्या के आधार पर कार्य करने में सक्षम वो संभावना माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि डैश इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग है। तो इसका राइट आंसर आपका जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी इक्वल टू अर्थव्यवस्था की सभी फर्मी के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या कहलाता है, तो आपका जीडीपी कहलाता है। जीडीपी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसके अलावा यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का ही प्रयोग है जो कि किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो अभी वर्तमान समय में आपका मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है आपका संविधान में कितना है, तो 11 है। तो इसका राइट आंसर आपका 11 होगा। ये जो मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान किया गया है कहाँ कहाँ किया गया है, तो पहली बात तो भाग पूछेगा तो भाग 4A में किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51A में किया गया है। ये जो कर्तव्य है आपका वैधानिक है और कानून के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का न्याय करते समय अदालत के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जापान भारत के अलावा एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मौलिक कर्तव्य है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसको भी याद रखिएगा। लेकिन याद रखने बात योग ये है कि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्य को ही जोड़ने का सिफारिश किया था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में है, तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका बाद में जोड़ा गया था, वो आपका 86वां संविधान संशोधन आपका 2002 पारित किया गया था। उसके बाद से आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तब जाकर संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। इसके अलावा 11 मौलिक कर्तव्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग 11 मौलिक कर्तव्य को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो मौलिक कर्तव्य है आपका जिसे हम लोग एक नाम जानते हैं कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना है और उनका भी पालन करना है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए, अगला है देश की रक्षा करना, ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवाएं प्रदान करना भी आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा भारत के सभी लोगों के बीच आपका धार्मिक भाषाई क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के बीच सद्भाव सामान्य भाईचारों की भावना को बढ़ावा देना है, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। इसके अलावा हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, इसके अलावा पूछताछ
और सुधार की भावना विकसित करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भी मौलिक कर्तव्य है। और आपका व्यक्तिगत समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। इसके अलावा ये जो लास्ट आपका है 51A का सब क्लोज डी, यही आपका लास्ट में जुड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि माता पिता या अभिभावक कौन है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या वार्ड जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। तो बांग्लादेश के जो ग्रामीण बैंक है उसके संस्थापक आपके मोहम्मद यूनिस है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद यूनिस ईयर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, इस ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने किया था। इसके अलावा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण को जरूरत पूरा करने का सबसे बड़ा सफल इतिहास यह रहा, जिसकी शुरुआत आपका 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई है। इसके अलावा ग्रामीण बैंक के अब 60 लाख कर्जदार हैं जो बांग्लादेश के 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। ठीक है, इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज की गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पूछा गया कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो 1857 की बात करेंगे तो 1857 में आपका 3 विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। 3 विश्वविद्यालय में आपका एक था आपका कोलकाता विश्वविद्यालय, एक था आपका मद्रास विश्वविद्यालय, एक था आपका मुंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मद्रास, मुंबई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1857 में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन में मात्र एक ही नाम ऐसा दिया गया है जिसका स्थापना 1857 में हुआ, वो आपका बम्बई विश्वविद्यालय दिया गया है। तो राइट आंसर आपका बम्बई विश्वविद्यालय होगा। इसके अलावा भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स सूट के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, बम्बई, मद्रास और कोलकाता। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट वो दिवसीय यात्रा शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर आपका गुलाम नबी आज़ाद होगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट तो रहा नहीं, उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न था तो आपसे पूछा गया। तो जम्मू कश्मीर के विषय में हम लोग कुछ जानते हैं। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठन के प्रावधान जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के भीतर निहित है, जिसे अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किया गया था। और विधेयक का उद्देश्य क्या था? जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फिर से गठित करना था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पुनर्गठन आपका 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो सुंग वंश की बात करेंगे तो आपका पुष्यमित्र सुंग के द्वारा आपका स्थापना किया गया था। तो राइट आंसर आपका पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग की बात करते हैं तो पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, जिन्होंने सुंग वंश का स्थापना किया था, इन्होंने स्थापना कैसे किया वो भी जान लीजिए। आपका सुंग वंश से पहले आपका मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। ठीक है, जिसके स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिसके शासक आपके कौन हुए तो वृहदत्त हुए। इसके अलावा आपका अशोक हुआ। ठीक है, इन सभी शासकों से सुसज्जित आपका मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य अपने पतन के दौर में आया तो उस समय एक शासक हुआ आपका वृहदत्त, जो कि आपका वृहदत्त जिसका सेनापति था आपका पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंग ने आपका वृहदत्त जो कि मौर्य समाज का अंतिम शासक साबित हुआ, उसको हत्या कर सुंग वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा उनके दायरे में मुख्य रूप से पुराने मौर्य समाज के मध्य भाग शामिल थे। कालिदास के द्वारा एक पुस्तक भी नाटक मतलब लिखा गया था, मालविका अग्निमित्रम के अनुसार सुंग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को जीत लिया था। ठीक है, इसके अलावा राजवंश की जो राजधानी बनाया था आपका पाटलिपुत्र बिहार में ही था। कुछ समय के बाद इसे मध्य प्रदेश की विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका 20 क्वेश्चन रहा, जो कि 11 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।